शीत युद्ध के तीसरे चरण के संदर्भ में आज हम विचार विमर्श करेंगे। शीत युद्ध का तीसरा चरण एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से आरंभ हुआ और वह आरंभ था 1953 में स्टालिन की मृत्यु और क्रुश्चेव के द्वारा सत्ता को संभालना सोवियत संघ में। क्रुश्चेव ने जहां सोवियत संघ में सत्ता संभाली, वहीं अमेरिका में भी शासन का परिवर्तन हुआ। वहां पे भी ट्रूमैन के स्थान पर आइजनहावर सत्ता में आए। इस कारण से विश्व राजनीति में शीत युद्ध के इस दौर में कुछ परिवर्तन हुए, क्योंकि स्टालिन की जो नीतियां थी उससे क्रुश्चेव की नीतियां थोड़ी अलग थी। इसी प्रकार ट्रूमैन की जो नीतियां थी उससे आइजनहावर की नीतियों में अंतर था और दोनों नेताओं या दोनों गुटों का भी प्रयत्न रहा कि एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझा जाए और उसके अनुसार आगे बढ़ा जाए। सोवियत के परमाणु परीक्षण के पश्चात और प्रक्षेपास्त्रों के नए अन्वेषण के पश्चात दोनों ही देशों के लिए प्रत्यक्ष युद्ध संभव नहीं था। सत्ता में परिवर्तन के पश्चात एक नया दृष्टिकोण इन सब समस्याओं को देखने का उभरा और उसी संदर्भ में शीत युद्ध का तीसरा चरण एक निर्णायक मोड़ रखता है। शीत युद्ध के इस तीसरे चरण में एक महत्वपूर्ण घटना ये भी घटी कि इसमें कोरिया में युद्ध की समाप्ति हो गई थी और उसके पश्चात 1953 में ही सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण भी किया था। अब जहां एक तरफ कोरिया युद्ध समाप्त हुआ, वहीं पे हिंद चीन को लेकर मतभेद बढ़ गया। हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांस का अधिकार था। हिंद चीन का तात्पर्य वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के संयुक्त क्षेत्रों से है, जहां पे फ्रांस ने अपना आधिपत्य जमा रखा था। 1953 में हिंद चीन का विवाद बढ़ा तो उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन सोवियत संघ द्वारा किया जा रहा था, जबकि दक्षिण में फ्रांस का समर्थन अमेरिकी नेतृत्व वाले गुट द्वारा किया जा रहा था। अब इन दो परस्पर विरोधी गुटों के मध्य जो संघर्ष चल रहा था, इसमें 1954 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस समय हो ची मिन्ह के नेतृत्व में उत्तर में स्थित सोवियत समर्थक गुट को सफलता मिली। 1954 में 7 मई 1954 को डीन बिन पू में वियतनामी स्वतंत्रता के समर्थकों को एक निर्णायक जीत मिली। उसके बाद में 1954 में एक समझौता हुआ जिनेवा में, जिससे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 17 डिग्री पैरेलल को आधार मानते हुए विभाजन रेखा खींच दी गई और इस प्रकार वियतनाम दो भागों में बटा। उत्तरी वियतनाम पे साम्यवाद का प्रभाव था, दक्षिणी वियतनाम पे फ्रांस और अमेरिका का प्रभाव था। अब इससे दोनों गुटों के मध्य विवाद बढ़ा, जहां साम्यवादी सरकार निरंतर वियतनाम के एकीकरण के लिए कुछ समय पश्चात ही प्रयत्न आरंभ कर दिए। वहीं फ्रांस इसका विरोध करता रहा, अमेरिका इसका विरोध करता रहा। तो तृतीय चरण में शीत युद्ध के हिंद चीन वाले मुद्दे ने तनाव बढ़ाने
में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इसी समय यह भी दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित ही मामला था, सीटो की स्थापना, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखें तो यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही घटित हुई घटना थी, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि चाहे फ्रांस का प्रभाव कम हो रहा हो या सोवियत का अन्य क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ रहा हो, चीन कम्युनिस्ट था, तो इस दृष्टि से भी वहाँ प्रभाव बढ़ाना जरूरी था। 1949 में ही साम्यवादी सरकार की स्थापना चीन में हुई थी। तो इन्हीं दृष्टि से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व ने वहाँ पे सीटो अर्थात साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसे जॉर्ज कैनन, जो कि अमेरिकी राजदूत थे, कूटनीतिज्ञ थे, अमेरिकी कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने इसके निर्माण में और आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा विदेश सचिव डलेस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संदर्भ में देखें कि सीटों में 8 देश थे, पर उसमें पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया के जो महत्वपूर्ण देश थे वह थे एक तो फिलीपींस था और दूसरा थाईलैंड था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, यूके, यूएसए सम्मिलित थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का औचित्य ये था कि वो पापुआ न्यू गिनी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में आता है, वहाँ पे अधिकार रखता था। फ्रांस का वियतनाम पे प्रभाव रहा था, अतः इस कारण उनको सम्मिलित किया गया। परंतु पाकिस्तान को इसलिए सम्मिलित किया गया क्योंकि उस समय जो बांग्लादेश का एरिया था और जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ था वह उससे संबंध था। अतः मूलतः जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है उसमें से 2 ही देश इसमें सम्मिलित थे, वो थे फिलीपींस और थाईलैंड। यह गुट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, 1977 में इसको समाप्त कर दिया गया और जब तक ये गुट चला तब तक इसका कार्यालय बैंकॉक में था। अब इसे मनीला पैक्ट के आधार पर भी तैयार किया गया था, इसलिए इसे मनीला पैक्ट भी कहा जाता है, जो संगठन बना उसके संदर्भ में। और यह जो पैक्ट था वो ट्रूमैन सिद्धांत का ही एक हिस्सा था, जिसका तात्पर्य था कि जहाँ कहीं भी विश्व भर में साम्यवाद का प्रसार हो रखा है तो उसको रोकने के लिए द्विपक्षीय या सामूहिक सुरक्षा के संगठन तैयार किए जाएं। उसी परिदृश्य में इसकी भी स्थापना हुई थी। अब इस स्थापना ने पुनः दोनों, खासकर सोवियत को सचेत कर दिया, क्योंकि जहाँ पे उसका प्रभाव काफ़ी रहा था और साउथ ईस्ट एशिया में साम्यवादी सरकारें भी रही थी और स्वतंत्रता का संघर्ष साउथ ईस्ट एशिया में चल रहा था, उसको कई जगह सोवियत संघ सपोर्ट भी कर रहा था। तो इसका डायरेक्ट या सीधा प्रभाव सोवियत संघ पे पड़ना था, अतः सोवियत संघ ने इसका कट्टर विरोध किया और उसी आधार पर फिर पुनः मतभेद बढ़े। 1954 में सीटो का गठन हुआ तो 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन हुआ, जो उसमें सोवियत संघ और यूरोप, खासकर पूर्वी और केंद्रीय यूरोप के कई देश शामिल थे। लगभग इसमें 8 देश शामिल थे और इन 8 देशों में अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और सोवियत संघ सम्मिलित थे। और इसका गठन 14 मई 1955 को पोलैंड के वारसा में किया गया था, इसी पे उसका नाम वारसा पैक्ट पड़ा। यह 1991 तक रहा, पर 1989 में जब सोवियत में क्रांति आरंभ हुई तो ये लगभग तय था कि इस संगठन का भी पतन होना है। तो 25 फरवरी 1961 को जो 6 देश इसमें रह गए थे, उन्होंने इसके समाप्ति की घोषणा कर दी। कुल 8 देश थे, उनमें से 2 देश पहले ही पृथक हो गए थे। पूर्वी जर्मनी इससे इसलिए हट गया क्योंकि उस समय जर्मनी का एकीकरण हो चुका था, तो
पूरी जर्नी उससे अलग हो गया। उससे पहले अल्बानिया उससे अलग हो गया था, क्योंकि 1968 में वार्सा पैक्ट के देशों ने सोवियत संघ के नेतृत्व में चेकोस्लोवाकिया पे हमला कर दिया था। तो जो चेकोस्लोवाकिया पे हमला हुआ तो उससे अल्बानिया सहमत नहीं था, उससे अलग हो गया था। तो वार्सा पैक्ट उस समकक्ष नहीं उभर पाया जिस समकक्ष नाटो था, परंतु उसने सोवियत संघ के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन खड़ा किया था और उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रभाव और नाटो का मुकाबला करने का एक आधार तैयार किया। परंतु इसके कारण भी अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। हंगरी में मुख्यतः छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिए थे और छात्रों के आंदोलन का कारण यह था कि वहाँ पे उनकी अनेक समस्याएं थी जिनके प्रति सरकार सजग नहीं थी, समाधान नहीं कर रही थी। छात्रों के इस आंदोलन में जब आंदोलन बढ़ा तो पुलिस ने फायरिंग की, कई छात्र खत्म हो गए। उससे इस आंदोलन की गति और भी तीव्र हो गई और कई अन्य संगठन भी जुड़ गए जो कि तत्कालीन सरकार का विरोध कर रहे थे। अब यह घटना बढ़ती रही तो 4 नवंबर को सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं वहां भेजी और उसने इस आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। उसके पश्चात इस आंदोलन को दबा दिया गया, सोवियत समर्थक सत्ता भी स्थापित कर दी गई। परंतु हंगरी में जो आंदोलन चल रहा था उसका जो विरोध हुआ और रसिया ने जो सोवियत संघ ने जो कुछ वहाँ किया उससे अमेरिका और सोवियत के संबंधों में तनाव आ गया, क्योंकि हंगरी सोवियत संघ के अधीन था और वह उस पर अपनी सत्ता या प्रभाव ख़त्म नहीं करना चाहता था। और शीत युद्ध के दृष्टि से ये पुनः संबंधों को खराब करने में एक कड़ी के रूप में उभरा था। इसी समय 1957 में आइजनहावर को ये अधिकार दे दिया गया कि वह मध्य पूर्व में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए स्वविवेक से अमेरिकी सेना का प्रयोग कर सकते हैं। जब यह तय हो गया कि आइजनहावर के पास इस तरह के अधिकार दे दिए गए हैं तो उससे पुनः शीत युद्ध की जो तनाव थी उसमें बढ़ोतरी हुई और इस कारण से दोनों पक्षों के मध्य तनाव और बढ़ गया। इसके अलावा अन्य कई विवाद थे, जैसे कि पर्शिया में तेल का इश्यू हो गया, स्वेज संकट हो गया। स्वेज कैनाल को लेके जब ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पे हमला कर दिया था तो उस समय भी तनाव काफ़ी बढ़ा। हालांकि वो कुछ समय बाद नियंत्रण में स्थिति आ गई थी, परंतु इसने भी शीत युद्ध को बढ़ाने में भूमिका निभाई। लेबनान में अमेरिका का हस्तक्षेप भी एक प्रमुख कारण रहा। इसी प्रकार इराक में जो आंदोलन शुरू हुए उन्होंने दोनों गुटों को शीत युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर संगठित कर दिया। तो इन विचारों से हम ये पाते हैं कि लगातार घटनाएं हुई और इन लगातार घटनाओं ने इस दौरान जो शीत युद्ध का तृतीय चरण था एक क्रमिक रूप से तनाव को बढ़ाने में भूमिकाएं निभाई। चाहे 1953 में कोरिया युद्ध चल रहा था जो समाप्ति के कगार पे था, चाहे 1953 में ही सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाना हो, 1954 में दक्षिण पूर्वी एशिया में सीटों की स्थापना हो जो कि 8 सितंबर 1954 को हुई थी, और इसी प्रकार अगले साल 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन हुआ हो, और 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ हो। तो इन सब घटनाओं ने क्रमिक रूप से ये साबित किया कि ये जो दौर था तीसरा चरण वह बड़ा संघर्षों का काल रहा। सत्ता में परिवर्तन हुआ, दोनों नेताओं का इस तरह का सोच रहा कि कुछ आवश्यक मुद्दों पर सहयोग किया जा सके, परंतु वह संभव नहीं हो पाया। स्टालिन से पृथक सोच होते हुए भी और ट्रूमैन से आइजनहावर की सोच पृथक होते हुए भी
दोनों पक्षों के मध्य कहीं न कहीं शीत युद्ध को बढ़ाने वाले कारक विद्यमान रहे, जिस कारण जो तनाव कम करने वाली प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं बढ़ी थी, वह बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी।